नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि एकदम ठीक ठाक होंगे और स्वागत करता हूं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वीडियो सीरीज़ के थर्ड पार्ट में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10 है उसमें बहुत सारे इसेंशियल एलिमेंट्स को बता दिया गया है। उसमें बता दिया गया है कि कौन कौन से एलिमेंट्स एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए होने चाहिए। बट कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए, सेक्शन 10 में दी नहीं गई हैं बट वो होनी चाहिए। जैसे कि जो हमारा पहला ही एलिमेंट है वो है टू पार्टीज़। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए हमें टू पार्टीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे एक पार्टी ऑफ़र देती है और दूसरी पार्टी एक्सेप्टेंस देगी, तभी तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल, हमने पहले वीडियो में जो डिस्कस किया था, बेसिक टर्मिनोलॉजी वाला जो वीडियो था, पहला ही वीडियो, उसमें कार वाला एग्जांपल लिया था। उसमें क्या था, एक मिस्टर ए थे, उनके पास एक कार थी, राइट, और वो मिस्टर बी को बेच रहे थे कार। ए ने ऑफर दिया था बी को कि क्या तुम मेरी कार 30 लाख में खरीद सकते हो। बी ने ऑफ़र को एक्सेप्ट किया था ओके, और कार को 30 लाख में ख़रीद लिया था। तो मतलब अब यहाँ पे क्या हुआ है, एक पार्टी ने ऑफ़र दिया है तो ये ऑफरर हो गए, ठीक है, और इन्होंने एक्सेप्ट किया है उसे तो ये ऑफर ही हो गए। ओके, तो ऑफ़र और एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है किसी कॉन्ट्रैक्ट में। कोई भी पर्सन खुद से ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। आप खुद से ही कॉन्ट्रैक्ट करके कैसे उसे इन्फोर्स करा सकते हैं लॉ के द्वारा। ओके, तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए टू पार्टीज होना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। दोस्तों, अगर आपने पहला वीडियो देखा हो जो बेसिक टर्मिनोलॉजी वाला था, उसमें हमने डिस्कस किया था एग्रीमेंट्स के टाइप। एक सोशल एग्रीमेंट डिस्कस किया था, डोमेस्टिक एग्रीमेंट डिस्कस किया था और कॉमर्शियल एग्रीमेंट डिस्कस किया था, और जो पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स होते हैं उसको भी डिस्कस किया था। देखो, एक एग्जांपल लिया था हमने उसमें कि एक मिस्टर ए हैं और इनकी एक दोस्त है बी। ये बॉयफ्रेंड है थे और ये गर्लफ्रेंड है। ओके, ए ने ऑफ़र क्या दिया बी को कि क्या तुम चाय के लिए आ सकती हो किसी रेस्टोरेंट में। ए ने बी को चाय पे बुलाया। बी ने उसे एक्सेप्टेंस दी और कहा कि मैं 6 o'clock तक आ जाऊंगी। ओके, लेकिन ए ने क्या किया 5 PM पर ही रेस्टोरेंट पहुंच गए और बहुत सारा फूड ऑर्डर कर दिया खुशी में। अब जैसे ही इन्होंने फूड ऑर्डर किया और फूड ऑर्डर करने के बाद 6 बजे इन्होंने क्या किया, रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं नहीं आ पाऊँगी। यह सुन के ए को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, क्या ए कोर्ट में जा सकते हैं और बी को कंपेल करा सकते हैं कि तुम्हें तुम्हें तो चाय पे आना ही होगा, मुझे टाइम देना ही होगा। क्या ऐसा किया जा सकता है? जी नहीं, क्योंकि लॉ ऐसा प्रिज्यूम करता है सोशल एग्रीमेंट्स में या फिर डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स में या पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स में कि वहाँ पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होती। लीगल रिलेशनशिप मतलब कि क्या आपका उसमें इंटेंशन था कि कोई भी अगर पार्टी ब्रीच करती है अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करने से, तो वहाँ पे आप क्या केस करेंगे उसके ऊपर। ओके, तो ये हम कह सकते हैं इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है। और जहाँ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होती है, वो एग्रीमेंट्स इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं। इसीलिए जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होंगे एग्रीमेंट्स, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएंगे। तो इसेंशियल एलिमेंट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। यह भी होना चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। ओके, एक केस लॉ था बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर का। दोस्तों, अगर आपको नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा जो कि मेरे वेबसाइट का लिंक है। वहाँ से जाके आप वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और वो वहाँ पे एकदम डिटेल में ये नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं।
ये जो बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर का केस है, इसमें हुआ क्या था, मिस्टर बेल्फोर थे जो क्या था, ये एक ज़रूरी काम से अब्रॉड गए थे, फॉरेन गए हुए थे। अपनी वाइफ को ये प्रॉमिस करते हुए, मान लो ये मिस्टर बेल्फोर हैं ए और ये मिसेस बेल्फोर हैं बी, ये क्या हुआ, ये फॉरेन गए और इन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ये पर मंथ इनको सेंड करते रहेंगे। बट हुआ क्या, मिस्टर बेल्फोर ने कुछ टाइम के बाद ऐसा करना बंद कर दिया। कुछ टाइम तक इन्होंने मिस बेल्फोर को यानी कि बी को पैसे सेंड करते रहे, लेकिन कुछ टाइम के बाद इन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया। तो क्या हुआ, बी ने केस कर दिया ए के ऊपर कि मुझे वो पैसे मिलने ही चाहिए क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था। ये पूरा केस था। अब इस केस में हुआ क्या, held that wife could not recover amount as it was a domestic agreement, the parties did not intend to create a legal relationship। ये जो कॉन्ट्रैक्ट था या कह लीजिए प्रॉमिस था, इसमें ये पहली बात तो एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट था क्योंकि ये घरेलू मामला था, हस्बैंड वाइफ के बीच का मामला था। और दूसरी बात इसमें जो कोर्ट ने बोली, इसमें जो इंटेंशन था वो लीगल रिलेशनशिप बनाने का नहीं था। तो इसीलिए ये बी द्वारा ए को कंपेल नहीं किया जा सकता। ओके, बी इंटेंट नहीं है, बी अमाउंट को रिकवर नहीं कर सकती। ओके, तो ये कोर्ट का डिसीजन था। उसके बाद आता है केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी एग्रीमेंट है, वो केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मिस्टर ए हैं और इनकी एक क्या है, क्लॉथ कंपनी है। ओके, और ये मिस्टर बी हैं। ओके, ये इस कंपनी को खरीदना चाहते हैं, इस क्लॉथ कंपनी को मिस्टर बी खरीदना चाहते हैं। तो ए ने बी को ऑफर दिया कि बी, विल यू परचेज माई कंपनी फॉर 1 करोड़। अभी 1 करोड़ ही लेते हैं, क्या तुम मेरी कंपनी को 1 करोड़ में खरीद सकते हो। बी गए, भैया कंपनी देखी, इन्होंने सब कुछ चेक किया और यस बोल दिया कि हाँ मैं रेडी हूँ 1 करोड़ में इसे खरीदने के लिए। और इन दोनों ने मिलके कॉन्ट्रैक्ट किया और उसमें डेट डिसाइड कर ली। मान लीजिए ऑफ़र एक्सेप्टेंस हुआ था 6 जनवरी को, एंड इन्होंने कहा कि मैं पैसे लेकर रेडी रखूँगा कब, 10 जनवरी को। ओके, 10 जनवरी तक मैं इसे परचेज़ कर लूँगा। हुआ क्या, बीच में 8 जनवरी को इसमें आग लग जाती है, इस कंपनी में, इस फैक्ट्री में आग लग जाती है और ये फैक्ट्री जो है पूरी जल के राख हो जाती है, कंपनी ही पूरी ख़राब हो जाती है, मतलब बर्बाद हो जाती है। तो हुआ क्या, आग लगने से अब ये कंपनी जल के राख हो चुकी है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये केपेबल नहीं है परफॉर्मेंस के। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया जा सकता। बी अब कोर्ट जाकर ए के ऊपर केस नहीं कर सकते कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि अपनी कंपनी हमें बेचेंगे और ये अब ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए। नहीं, क्यों? क्योंकि अब ये कॉन्ट्रैक्ट केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस ही नहीं रहा, परफॉर्म ही नहीं किया जा सकता, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। ओके, उसके बाद आता है एग्रीमेंट। दोस्तों, जो हमने फर्स्ट वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट की डिफिनेशन पढ़ी थी उसमें क्या बोल रहा था, एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल है लॉ के द्वारा, वो कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब ऐसा एग्रीमेंट जिसे लॉ इन्फोर्स कर सकता है या लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जाता है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। ओके,
अब सोचिए अगर एग्रीमेंट ही नहीं होगा या कह लीजिए वैलिड एग्रीमेंट ही नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म होगा। तो मतलब कहने का है कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक वैलिड एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एक वैलिड एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। और एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या बताई थी हमने, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट, फ्री कंसेंट। दोस्तों कंसेंट का क्या मतलब होता है, कंसेंट का मतलब होता है सहमति, सहमति देना। कंसेंट का क्या मतलब होता है, सहमति देना, ओके। और फ्री कंसेंट का मतलब होता है बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के जब कंसेंट ली या दी जाती है तो उसे हम कहते हैं फ्री कंसेंट। यहाँ पे एक दोस्तों ये आती है लैटिन टर्म, एक मैगजीम आती है विद कंसेंसस एड इडम। इसका मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी ऑफ माइंड, टू एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। मतलब जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज़ को सेम थिंग पे सेम सेंस में एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है। मतलब सेम सेंस पे एग्री होनी चाहिए दोनों पार्टीज़। जैसे ए ने क्या बोला बी को कि मेरी कार 30 लाख में खरीदोगे, ठीक है। बी ने क्या कहा, मैं तुम्हारी कार 30 लाख में खरीद लूँगा। तो क्या हुआ, वो 30 लाख की कार बी को दे रहा है, ठीक है, और बी 30 लाख रुपए दे रहा है। तो दोनों एग्री हुए हैं सेम थिंग पे कि कार मिल रही है और पैसे मिल रहे हैं, ओके। तो अगर कोई कंसेंट दे रहा है सहमति और वो फ्री नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। अगर कोई भी कंसेंट में क्या है, कोर्शन आ जाता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस आ जाता है, फ्रॉड आ जाता है, मिस रिप्रेजेंटेशन आ जाता है, मिस्टेक आ जाता है, तो वो कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी। अभी आप कोर्शन नहीं जान पा रहे होंगे क्या होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं समझ पा रहे होंगे, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक और फ्रॉड तो कुछ समझ रहे होंगे। दोस्तों ये जो भी इसेंशियल एलिमेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये पूरे चैप्टर्स हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जिनको हम आने वाले वीडियोस में पूरा डिस्कस कर रहे हो, चाहे वो फ्री कंसेंट हो, चाहे वो एग्रीमेंट हो, चाहे वो ऑफ़र एक्सेप्टेंस हो। ऑफ़र एक्सेप्टेंस में उसके ऑफ़र के भी टाइप होते हैं, ऑफ़र के रूल्स क्या होते हैं। उसी तरह फ्री कंसेंट में हम पोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक ये सब कुछ डिस्कस कर रहे होंगे, ओके। और दोस्तों अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा मेरी वेबसाइट का, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आता है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। इसको सेक्शन 11 में दे रखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कि कोई भी पार्टीज़ जो होंगी वो कब, कौन सी पार्टीज़, कौन से लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वैलिड है, मतलब कौन से लोग कॉम्पिटेंट हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। जैसे अगर कोई पर्सन है वो मेजॉरिटी की एज पार कर चुका है, मतलब 18 ईयर्स का हो चुका है तो वो कॉम्पिटेंट है, वो साउंड माइंड है तो वो कॉम्पिटेंट है, और डिस्क्वालिफाइड नहीं है लॉ के द्वारा, किसी भी लॉ के द्वारा डिस्क्वालिफाइड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने से, तो वो कहा जाएगा कि कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, ओके। तो अगर कोई भी पर्सन माइनर है या अनसाउंड माइंड है या फिर कह लीजिए डिस्क्वालिफाइड है लॉ के द्वारा, तो वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ओके। और उसके द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा, इनवैलिड होगा, ओके। उसके बाद आता है लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है। कंसिडरेशन का मतलब आप समझते हैं, पहले वीडियो में क्या बताया था, जो जनरल टर्मिनोलॉजी में हमने कंसिडरेशन भी डिस्कस किया था, उसमें क्या बोला था, समथिंग इन रिटर्न होता है। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। मतलब जैसे कार वाला एग्जांपल हमने लिया था, ए और बी वाला, बी अपनी कार सेल कर रहा था, ठीक है, और ए अपनी कार सेल कर रहा था और बी 30 लाख रुपए दे रहा था ए को। तो ए के लिए कंसिडरेशन क्या है, 30 लाख रुपए जो बी ए को देगा,
ठीक है। और बी के लिए कंसिडरेशन क्या है, वो कार जो 30 लाख के बदले में मिलेगी बी को ए के द्वारा। ओके, तो ये होता है कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी कंसिडरेशन है वो लॉफुल होना चाहिए, उसकी कुछ ना कुछ लॉ के नज़रिए से, लॉ की आइज़ में उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। जैसे समथिंग, हमने बोल दिया कंसिडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न होता है, तो आप क्या कहेंगे, आपने क्या किया, आपने किसी का कॉन्ट्रैक्ट किया और कहा मैं तुम्हारी जो है बाइक खरीद रहा हूँ, उसके बदले मैं तुम्हें मारूंगा, 2-3 मुक्के मारूंगा। कंसिडरेशन ये नहीं होगा, मतलब कि मुक्के मारना कोई भी कंसिडरेशन नहीं है। जो कंसिडरेशन होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। और कंसिडरेशन की जो मात्रा है वो जो है ज़रूरी नहीं है। जैसे आप यहाँ पे ये कार जो है वो 1 रुपये में भी बेची जा सकती है, बट लॉ ये नहीं बोलता है कि उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। लॉ ये बोलता है कि लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। मतलब अगर ये खुद से फ्री कंसेंट से 1 रुपये में भी अगर अपनी कार बेच रहे हैं तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओके, तो लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट तब नहीं होता है जब कोई भी पर्सन ऐसा काम करता है जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट ऐसा होने वाला है जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है, ठीक है। जो उसमें एक्ट है वो डिफीट करता है प्रोविजंस को लॉ के, ठीक है। और वो एक्ट फ्रॉड्यूलेंट है, इंजरी पहुंचाता है किसी न किसी व्यक्ति को या प्रॉपर्टी को, ठीक है। और इमोरल है या पब्लिक पॉलिसीज़ के विरोध करता है, पब्लिक पॉलिसीज़ का विरोध करता है, तो वो लॉफुल ऑब्जेक्ट या फिर कंसिडरेशन नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई भी एक्ट या कंसिडरेशन फॉरबिडन बाय लॉ है, डिफीट करता है लॉ के प्रोविजंस को, फ्रॉडुलेंट है, इंजरी करता है, पब्लिक पॉलिसीज़ के अपोजिट है और इमोरल है, या यहाँ पे देखिए अथवा लगा है, इनमें से अगर कोई भी एक प्रेजेंट होगा तो वो क्या होगा, वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो ज़रूरी है एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट। उसके बाद आ जाता है एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। जैसे दोस्तों कोई भी एग्रीमेंट है वो अगर लॉ के द्वारा पहले ही बता दिया गया है कि वो वॉइड होंगे, तो वो तो वॉइड एग्रीमेंट हो गए, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल जो लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं उसको रोकने के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना क्या होगा, वो एक इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, ओके। और उसी तरह से रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, शादी में बाधाएं डालना, रुकावट डालने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना, एग्रीमेंट बनाना, वो क्या होगा, वो भी लॉ ने एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। तो वो वॉइड डिक्लेयर कर रखा है किसने, लॉ ने, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होंगे। और एग्रीमेंट टू कमिट अ क्राइम इज़ अ वॉइड और इलीगल एग्रीमेंट। आपने मर्डर करने के लिए जो क्या कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग होती है, मर्डर करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, सुपारी ली, तो वो भी एक जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो इलीगल होते हैं, वॉइड होते हैं, राइट। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए। नोट्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। ये हमारा यूट्यूब चैनल है और ये इंस्टाग्राम अकाउंट है। अगर आपको कुछ भी डाउट है या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, हम उसे सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।